हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 18 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर के साथ। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर। टेलीग्राम से डेली के डेली जो आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं उसमें स्टैटिक जीके बहुत सारी मैं देता हूं। उस स्टैटिक जीके को भी आप जरूर पढ़ा करें और उनमें से ऐसे पॉइंट जो कि आपको लगता है कि आपने नए सीखे हैं उनको आप नोट डाउन जरूर किया करें। आप एक नई कॉपी बना लीजिए, उस नई कॉपी में स्टैटिक जीके को मेंटेन करते हुए चलें, क्योंकि जब एग्जाम आ जाता है तो स्टैटिक जीके इतनी ज्यादा है कि आप एक रात में के रिवाइज नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास एक ऐसा रिसोर्स होना चाहिए जो कि आपको इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके दे सके। तो ऐसे में केवल आपके हैंड रिटन नोट्स ही काम आ पाएंगे। या फिर आप वो काम नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरी इस कंसाइज्ड बुक को भी मंगा सकते हैं अपने घर। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ये अवेलेबल है। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अमेजोन से ऑर्डर करके आप किसी भी स्टेट में या फिर यूटी में रहते हो, हर जगह पर आप इस किताब को मंगा सकते हैं। स्टैटिक जीके के 81 टॉपिक मैंने इस किताब में कवर किए हैं। साथ में 2100 से ज्यादा टीसीएस पैटर्न पर आधारित बेस्ट क्वेश्चन स्टैटिक जीके के हैं इसमें। पहले कल के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे साइंस का एक क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल यह था कि इनमें से किसमें लिम्फोसाइट सेल पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स की यहाँ पर बात हो रही है। हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी भी होती है, डब्ल्यूबीसी भी, और प्लेटलेट्स भी होती हैं। इनमें से जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी के अंदर 5 तरीके के और सेल्स पाए जाते हैं। इन 5 में से एक सेल होता है लिम्फोसाइट। अब ये लिम्फोसाइट करता क्या है? देखिए, लिम्फोसाइट हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने का काम करता है, ठीक है? और ये रोगों से लड़ने की क्षमता जनरेट करता है। इम्यूनिटी का मतलब ही यही हो गया कि रोगों से लड़ने की क्षमता किससे आ रही है? लिम्फोसाइट से आ रही है। अब देखिए, एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। जो भी एचआईवी पॉजिटिव होता है उसमें सबसे पहले जो इम्यूनिटी होती है वो खत्म होने लगती है। उसका रीजन ही यही है कि जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये सबसे पहले लिम्फोसाइट्स को ही खत्म कर देता है। अब व्यक्ति के अंदर अगर इम्यूनिटी रही नहीं है तो उसका जो बॉडी है वो जीता जागता बीमारियों का घर बन जाता है। क्योंकि बीमारी आ तो जाती है बॉडी के अंदर लेकिन जा नहीं पाती है, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ही बीमारी को दूर भगाते हैं, उससे लड़ते हैं। प्रतिरोधक क्षमता लिम्फोसाइट्स में ही है, और लिम्फोसाइट्स अब है नहीं तो जाहिर सी बात है रोगों से लड़ने की क्षमता खत्म हो जाती है और बीमारी लगातार बढ़ती चली जाती है, एक के बाद एक, और व्यक्ति की मौत हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी जिन लोगों ने सबसे पहले आंसर दिया है उनमें से हैं रूबी का आंसर सही है, सबसे पहले और सटीक आंसर दिया है। आशु का भी आंसर सही है। कोमल वर्मा का आंसर सही है। और तंजी भान दुर्गे हैं, इनका भी आंसर सही है। ये टॉप 4 स्टूडेंट हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस और भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। गूगल तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन गूगल इंडिया का जो ऑफिस है जो कि पूरे भारत भर में गूगल की सर्विसेज देने का काम करते हैं, तो गूगल ने इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसको अपॉइंट किया है? तो ये है प्रीति लोबाना। क्या नाम है इनका? प्रीति लोबाना। अब से गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट यही होंगी। इन्होंने संजय गुप्ता की जगह ली है। संजय गुप्ता अभी तक कंट्री मैनेजर थे, अब इनका ट्रांसफर हो गया है एशिया पैसिफिक रीजन के लिए गूगल में। मतलब अब ये गूगल की पूरी सर्विसेज को एशिया पैसिफिक रीजन में देखेंगे और प्रीति रुबाला भारत में देखेंगी। गूगल की स्थापना सन 1998 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। और सत्य नाडेला किसके सीईओ हैं? ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। हाल ही में इस प्रोग्राम का नाम क्या है जिसको नॉर्थन कोल्ड फील्ड लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है? जो कोल फील्ड लिमिटेड है ये एक भारत सरकार का ऐसा संस्थान है जो कि कोयले का उत्पादन करता है पूरे उत्तर भारतीय क्षेत्र में। तो इनके द्वारा सिंगरौली में एक कम्युनिटी हेल्थ के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है। इस प्रोग्राम का नाम है चरक। अब ये हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो जानलेवा बीमारियां होती हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड खर्चा वहन करेगी। आपको बता दूं, नॉर्थर्न कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा पिछले 10 सालों में 10 लाख लोगों का इलाज कराया गया है और इसके लिए इन्होंने 1,000 करोड़ खर्चे हुए हैं। तो अब आने वाले समय के लिए चरक नाम का एक नया प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत 2 डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर बात हो रही है। एक तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश
में पड़ता है, यूपी बॉर्डर के पास, और दूसरा है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। ये भी मध्य प्रदेश बॉर्डर के पास पड़ता है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आता है। तो यूपी का डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र और एमपी का डिस्ट्रिक्ट सिंगरौली, इन दोनों के अंदर ऐसे लोग जो कि 8 लाख रुपए प्रति ईयर से कम कमाते हैं, मतलब हर साल में उनकी इनकम 8 लाख से कम है, सारे रिसोर्सेस को मिलाकर, तो वही लोग इसके अंतर्गत एलिजिबल होंगे। और उनको उपचार कराने को यहाँ पर जितने भी खर्चे आएंगे वो सब हॉस्पिटल में वहन करेगा कोलफील्ड लिमिटेड। इसके अंतर्गत टीबी जैसी बीमारियां हो गई, एचआईवी हो गया, और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज हो गई, जैसे कि आपकी दिल से जुड़ी हुई और हृदय के अलावा लंग से जुड़ी हुई डिसीजेज हो गई, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात हो रही है, या फिर हर साल कई सारे लोग जल जाते हैं, एसिड से जल जाते हैं, या फिर आग से झुलस जाते हैं। तो इस तरीके के केसेस के उपचार के लिए ये आगे आएंगे। भारत में पहली बार डायबिटीज बायो बैंक की स्थापना करी गई है कहाँ पर? तो इसकी स्थापना करी गई है चेन्नई में, और इसकी स्थापना आईसीएमआर के द्वारा करी गई है, जिसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब देखिए है क्या, ये डायबिटीज बायो बैंक है क्या? भारत में बहुत सारे केसेस डायबिटीज के लगातार देखने को मिल रहे हैं। अब उसमें भी दो स्टेजेस डिफाइन किए गए हैं, टाइप 1 और टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लिए यहाँ पर पूरे देश भर से सैंपल्स लाए जाएंगे और उन पर शोध करी जाएगी, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि आने वाले समय में डायबिटीज को प्रॉपरली क्योर करने के लिए हम मेडिसिन तभी बना पाएंगे जब उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। तो इस वजह से कहने का मतलब यह है कि अब चेन्नई में ये जो डायबिटीज बायो बैंक है, उसमें पूरे भारत भर के हॉस्पिटल से लगातार डायबिटीज के सैंपल्स मंगाए जाएंगे और टाइप 1 टाइप 2 की कैटेगरी में रखकर उन पर शोध किया जाएगा। इनको कौन नहीं जानता है, आई एम वेरी श्योर आप इन्हें जानते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, हाल ही में 73 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे? तो ये लीजेंडरी तबला वादक थे, तबला बजाते थे। और भारत सरकार की तरफ से 1988 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद साल 2002 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, और अभी हाल ही में पिछले वर्ष 2023 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। मतलब भारत का एक टॉप सिविलियन अवार्ड छोड़ दें तो बाकी तीनों इन्होंने जीते हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 4 बार ग्रैमी अवार्ड ये जीत चुके थे। और ये आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नाम की एक डिसीज है, उससे ग्रसित थे। मतलब आप बोल सकते हो कि हृदय की एक बीमारी से ग्रसित थे। उसके इलाज के लिए अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में थे, और वहीं पर हॉस्पिटल में इनका निधन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में कितने प्रोजेक्ट्स के लिए अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया गया है? मतलब कहने का यह है कि केंद्र सरकार ने कितने नए प्रोजेक्ट्स राजस्थान में लॉन्च किए हैं। तो टोटल 24 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के जयपुर में ऑफिशियल विजिट पे थे। उसी दौरान इन्होंने 24 लगातार नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 46,300 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। ध्यान रहे, राजस्थान में पिछले एक सत्र से कांग्रेस की सरकार चल रही थी। हाल ही में विधानसभा के इलेक्शन हुए कुछ ही महीने पहले, और बीजेपी ने यहाँ पर नई सरकार बनाई है। तो जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अभी तक का ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन है जो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है, करीब 46,300 करोड़ का। इसका मेन उद्देश्य है कि एनर्जी के क्षेत्र में काम किया जाएगा, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को राजस्थान में बेहतर किया जाएगा, वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटीज दी जाएंगी, और राजस्थान के अंदर रेलवे फैसिलिटीज को भी बेहतर किया जाएगा। तो ये पैसे जो हैं ये इन 4 फील्ड्स में लगाए जाएंगे राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए। राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, और यहाँ के गवर्नर हैं हरिबाऊ किशन राव बागदे। नवंबर का महीना निकल चुका है। नवंबर के महीने में भारत सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, जिससे पता लगा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन कितने परसेंट रहा है। मतलब यहाँ पर बात हो रही है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो खुदरा मूल्य वाला बाजार है, मतलब जो फुटकर मार्केट होता है, यहाँ पर बात हो रही है थोक का जो बाजार है उसमें मुद्रास्फीति कितनी रही। तो ये रही 1.89%। अक्टूबर के महीने में 2.36% थी, उससे काफी घटोतरी यहाँ पर देखने को मिली। फूड आइटम्स की अगर बात करें होलसेल में तो 8.63% रहा है इन्फ्लेशन फूड आइटम्स में।
और मोटा मोटी अगर बात करी जाए तो अक्टूबर के कंपैरिजन में नवंबर के महीने में जो खाने की वस्तुएं हैं वो थोड़ी सस्ती हुई हैं। गुजरात का ये कौन सा शहर है जहां पर गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन सूरत में किया गया है, गुजरात के अंदर। और इसका इनॉग्रेशन जल शक्ति मिनिस्टर CR पाटिल के द्वारा किया गया है। गुजरात में अभी तक का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट है। ध्यान रहे, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो, चाहे आप एक नॉर्मल सी घड़ी भी यूज करते हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, स्कूटी या फिर कार यूज कर रहे हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हो, सब में सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। आपके मोबाइल में भी सेमीकंडक्टर है, लैपटॉप में भी सेमीकंडक्टर है, इवन आपकी टीवी में भी सेमीकंडक्टर है। तो बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या डिवाइस आप नहीं ऑपरेट कर सकते हो। हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम में सेमीकंडक्टर सबसे महंगा इक्विपमेंट होता है। और दुनिया में गिने चुने उंगलियों में ऐसे देश हैं जो कि केवल सेमीकंडक्टर बना पाते हैं। अब भारत भी उसमें शुमार होगा। और ये जो प्लांट स्थापित किया गया है, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सूथी सेमीकॉन। क्या नाम है इसका? सूथी सेमीकॉन। इन्होंने 840 करोड़ का निवेश इसमें किया है। और ये प्लांट की खास बात ये होगी कि ये पर डे 3 लाख सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा ये प्लांट। वैसे आने वाले समय में टाटा ग्रुप के द्वारा पूरे भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। वो प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। जब वो इनॉग्रेट होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सूथी सेमीकॉन के द्वारा गुजरात के सूरत में 840 करोड़ की मदद से यह प्लांट चालू हो चुका है और इसमें चिप बनना भी चालू हो चुकी है। ये कौन सा देश है जिसने 2024 का एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा अपने नाम कर लिया है? पिछले 14 सालों से एडमिरल्स कप सेलिंग रेगेटा आयोजित करी जा रही है भारत में। देखिए है क्या, इंडियन नेवी के द्वारा हर साल एक सेलिंग रेस कंडक्ट करी जाती है जिसमें दुनिया भर के कई देशों को आमंत्रित किया जाता है और उन देशों की नेवी आकर इसमें हिस्सा लेती है। तो इस बार इसका 13वां संस्करण आयोजित किया गया। और इस बार इसे जीता किसने है? तो रशिया की नेवी ने इसे जीता है। इस बार 25 देशों ने हिस्सा लिया था और 25 देशों से 53 सेलर या आप बोल सकते हो 53 नेवी सोल्जर आए थे इसमें हिस्सा लेने। इन 53 में से 14 फीमेल सोल्जर्स भी थी। तो नंबर 1 पे जो टीम रही है वो रशिया की टीम रही है इस बार। तो रूस ने नंबर 1 पे जीता, सेकंड नंबर पे इटली रहा है और तीसरे नंबर पे इंडियन नेवी रही है। ठीक है, मतलब हमारा देश। इस बार इसका आयोजन किया गया है केरल का एक बीच है, इसको बोलते हैं एतिकुलम बीच। यहां पर मैं लिख देता हूं, एतिकुलम बीच केरल का है। वहीं पर यह रेस का आयोजन किया गया था। 9 दिसंबर से ये चालू हुई थी और 13 दिसंबर को इसका समापन हुआ है। और वहीं पर पास में इंडियन नेवल एकेडमी भी पड़ती है, इसी वजह से इसका यहीं पर आयोजन किया गया। वैसे ज़्यादातर सेलिंग रेगेटा अभी तक जो आयोजित करी गई हैं वो सब इंडियन नेवल एकेडमी के ही पास के किसी बीच में आयोजित करी जाती हैं। इसमें किस किस कमांडर को या स्क्वाड्रन लीडर को क्या क्या अवार्ड मिले हैं वो सब मैंने PDF में शेयर कर दिया है। तो PDF आप देख लीजिएगा, वहां से आपको पता लग जाएगा। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ISA फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है? यहाँ पर ISA का मतलब है इंटरनेशनल सोलर अलियांस। ये एक ऐसा संस्थान है जिसकी स्थापना साल 2015 में भारत में करी गई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। अब देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलियांस का मेन उद्देश्य है कि दुनिया भर में सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्लियर विजन है। उनका कहना है कि 2030 तक 1,000 बिलियन डॉलर का निवेश चाहिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में। और पूरे दुनिया में ग्लोबल लीडर बनना चाहता है भारत सोलर एनर्जी को लेकर। तो हाल ही में एक यूरोपियन कंट्री है जिसको बोलते हैं मालदोवा, मालदोवा ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। और पिछले साल और पिछले ही महीने अर्मेनिया ने इसको ज्वाइन किया था। अर्मेनिया उस टाइम पर 104वां मेंबर कंट्रीज इसका बना था। तो अब मालदोवा 105वां मेंबर कंट्री इसका बन गया है। तो टोटल 105 देश अभी तक हो गए हैं दुनिया भर के जिन्होंने ISA को ज्वाइन कर लिया है। और ये भारत की लीडरशिप दिखाता है पूरे वर्ल्ड में। और मालदोवा की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं चिसिनाऊ। क्या बोलते हैं? चिसिनाऊ। यहाँ पर करेंसी चलती है लेऊ। क्या बोलते हैं इसको? लेऊ। और इस टाइम पर ISA के जो चेयरपर्सन है ये है अजय माथुर। इनका नाम आप ध्यान रखें, ISA न्यूज़ में रहता है।
मालदोवा आपको मैं दिखा देता हूँ, ये है हमारा देश। और जब आप यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में ये कंट्री है मालदोवा, ये देखिए, जिसको मैंने आउटलाइन किया है। मालदोवा की जो बॉर्डर है ये दो देशों के साथ शेयर होती है। ऊपर उत्तर में यूक्रेन के साथ और दक्षिण में रोमानिया के साथ इसकी बॉर्डर शेयर होती है। रोमानिया की कैपिटल पता है आपको क्या है? इसको बोलते हैं बुचारेस्ट। क्या बोलते हैं? बुचारेस्ट। और यूक्रेन की कैपिटल कीव। पहला सोलर फेयर जिसका उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। इस सोलर फेयर का नाम क्या है? तो ये एक मेला लगाया गया है और इसका नाम रखा गया है सौर कौथिंग। क्या नाम है? सौर कौथिंग। इसका उद्घाटन पुष्कर सिंह धामी के द्वारा उत्तराखंड में देहरादून में किया गया। 2 दिवसीय ये फेयर लगाया गया और इसमें सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री रखी गई थी। इसमें भारत भर से कई सारे सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो कि तरह तरह के सोलर पैनल्स बनाने का काम करते हैं, उन सभी ने हिस्सा लिया। और जो लोग भी फेयर में आए उन सभी को बताया गया सोलर एनर्जीज किस तरीके से बेनिफिशियल है, किस किस तरीके से आप इन्हें लगा सकते हैं, भारत सरकार की तरफ से क्या क्या सब्सिडी दी जाती है। इवन इतना ही नहीं, क्या आपको पता है, आप सोलर पैनल्स अगर लगाते हैं और जितनी आप बिजली उत्पादन करते हैं आप अपने घर में यूज करिए, और अगर जो बिजली आपकी स्टोर होती जा रही है जिसको आप यूज नहीं कर पा रहे हो, वो आप सरकार को भी मंथ के मंथ बेच सकते हो। उसके लिए सरकार की तरफ से आपको पैसे भी मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो कि एक नॉर्मली आदमी नहीं जानता है, जो कि अवेयर नहीं है, वो सब इस फेयर में बताई गई हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। ये कौन से देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन फॉर एनर्जी सप्लाई के लिए एग्रीमेंट साइन किए हैं? तो ये 3 देश हैं, भारत, श्रीलंका और यूनाइटेड अरब अमीरात। तीनों देशों ने मिलकर एनर्जी सप्लाई के लिए एक एग्रीमेंट पैक्ट साइन किया है। और यहाँ पर जाहिर सी बात है मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन की बात हो रही है, मतलब कई सारे क्षेत्रों के लिए तीनों देश आपस में मिलकर सहमति बना रहे हैं। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे कि ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के प्रोडक्शन में ध्यान दिया जाएगा, और तीसरा एनर्जी सप्लाई में ध्यान दिया जाएगा। मतलब बिजली के उत्पादन के लिए क्या क्या बेहतर फैसिलिटीज हो पाएंगी, उन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। और भारत और यूएई दोनों ने श्रीलंका को यह आश्वासन दिया है, क्योंकि श्रीलंका में पहले से ही फाइनेंशियल क्राइसिस है, कि इनको जो एनर्जी है वो काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे मिल पाएगी, मतलब कम पैसे में इनको बिजली मिल पाएगी। ध्यान रहे अभी 2 साल पहले जो फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी श्रीलंका में, उस टाइम पर यह कंडीशन हो गई थी कि यहाँ पर पूरे के पूरे शहरों में बिजली नहीं थी, लोग मोमबत्ती जलाकर काम कर रहे थे। समझ लीजिए इस शताब्दी में जहाँ पर लोग रोबोटिक्स में जी रहे हैं। तो श्रीलंका के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट। ये कौन सी कंपनी है जिसने एनसीईआरटी के साथ पैक्ट साइन किया है एजुकेशनल बुक्स को पूरे भारत भर में एक्सेस दिलाने के लिए? आज की डेट में आप अगर एक अच्छे, या आप बोल सकते हो एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले शहर में रहते हो, तो वहां पर तो आपको एनसीईआरटी की किताबें मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप रिमोट एरिया में रहते हो या फिर किसी दूर दराज के गांव में रहते हो, तो वहां पर आप एनसीईआरटी की किताबें नहीं ले पाते हो। तो फ्लिपकार्ट ने एनसीईआरटी के साथ ये पैक्ट साइन किया है। अब आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से एनसीईआरटी की सारी किताबें मंगा सकते हैं। ध्यान रखिए, हर जगह पर एनसीईआरटी बुक्स जो बिक रही हैं वो ऑथराइज्ड नहीं है। एनसीईआरटी की तरफ से पूरे भारत भर में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको अप्रूवल दिया गया है। ओके, वही ऑथेंटिक एनसीईआरटी की बुक्स हैं। अब इसी तरीके से फ्लिपकार्ट इस बात की श्योरिटी लेगा कि फ्लिपकार्ट से अगर आप एनसीईआरटी की बुक्स मंगा रहे हैं तो फिर आपके पास ऑथेंटिक किताबें ही आएंगी जो कि एनसीईआरटी के द्वारा अप्रूव्ड है। फ्लिपकार्ट की स्थापना साल 2007 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका बैंगलोर और सीईओ है कल्याण कृष्णमूर्ति। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में करी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। और इसके डायरेक्टर हैं इस टाइम पे डॉक्टर दिनेश प्रसाद। फ्लिपकार्ट की बात हो रही है तो मुझे भी कुछ याद आ गया। मैंने अभी हाल ही में 9,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की एक किताब निकाली हुई है हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। वो भी फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। एक बार इस किताब को आप देखिए। मैंने यहाँ पर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज और एग्जाम वाइज हर तरीके से आपको सॉल्यूशन के साथ 9,000 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये किताब भी फ्लिपकार्ट में है। इसका डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसे मंगा सकते हैं। पहले एक बार जाके उसमें देखिए, आप देखोगे जैसे मान लीजिए एंशियंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, तो पहले
उन क्वेश्चंस को लाया गया है। साथ में ये भी बताया गया है कि सीपीओ में कौन-कौन से क्वेश्चन पूछे गए, सीजीएल में कौन-कौन से पूछे गए, एमटीएस में कितने पूछे गए और पिछले कितने सालों में कितने पूछे गए और उनके सॉल्यूशन भी साथ में। तो इसका सैंपल मौजूद है फ्लिपकार्ट में, वहाँ पर एक बार आप सैंपल देखिए। ये किताब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। एसएससी के लिए तो रामबाण है। इसके अलावा तो जाना ही नहीं है, आप ये मान लीजिए, अगर पीवाईक्यू से क्वेश्चन बनेगा। आपको भी पता है एसएससी में जितने भी क्वेश्चन जीएस के पूछे जाते हैं, उसमें से 70% पीवाईक्यू। आज की डेट में जीएस गेम चेंजर है हर एक एग्जाम में, आपको पता है। तो आप समय बचाकर पूरी जीएस कवर कर सकते हैं मेरे बैच से। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आप एक ही बार में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स और साथ में कंप्यूटर को कवर कर सकते हैं। पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज में मैंने कराए हुए हैं। ये सब आपको बैच में एक पैकेज के फॉर्मेट में मिल जाता है। विंटर ऑफर भी चल रहा है। सिर्फ 50 आप डिस्काउंट कोड लगाते हैं तो जितनी भी फी है उसकी आधी हो जाएगी इस टाइम पर। तो आप इसका फायदा लेकर अपनी तैयारी आज ही से चालू करिए, क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है 2025 के कैलेंडर के हिसाब से। एनटीपीसी के लिए स्पेशल बैच लॉन्च्ड है, ऑलरेडी मैं आपको बताता रहता हूँ। इस बैच का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ऐसा ना हो कि जब तक आप मन बताएं तब तक ऑफर चला जाए, इसलिए ऑफर का फायदा लेकर आज ही की डेट से शुभारंभ करिए स्टडी का। क्योंकि आपके पास सब कुछ आ जाएगा, लेकिन समय वापस नहीं आ पाएगा। ये समय सोने के समान है आपके लिए, वो नींद वाला सोना नहीं, गोल्ड वाले सोने की तरह है। तो इस समय का सदुपयोग कर लीजिए, आगे पूरा जीवन आपका सुधर जाएगा। ध्यान रखिए, ये समय फिर से नहीं आएगा। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, और ये जो बैचेस के लिंक हैं, ये सब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मेरा सवाल आपसे ये है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज ये कौन सी जगह में स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।